शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, यही सही मौका है। डायना को मुझ पर यकीन हो गया है, अब मुझे उससे वो बात पूछ ही लेनी चाहिए। शालिनी चलते हुए ही डायना से पूछती है, डायना बहन एक बात बताओ, उस रात ऐसा क्या हुआ था कि उस काले साए ने तुम पर हमला कर दिया था? डायना मुंह बनाते हुए जवाब देती है, शालिनी बहन इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कम से कम 10 बार दे चुकी हूँ, पर फिर भी तुम पूछ रही हो तो एक और बार बता देती हो। तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें मना तो नहीं कर सकती, तुम जो पूछोगी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, तो बताओ ना बहन उस रात क्या हुआ था? डायना बड़ी ही मासूमियत के साथ कहती है, उस रात मैं ग्रेवयार्ड कोठी में अकेली थी और तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई औरत अकेली रहती है तो मर्द जात उसके साथ क्या करते हैं। उस काले साए ने मुझे अकेला पाया और मुझ पर हमला कर दिया, मेरी आबरू को लूटने लग गया। शालिनी जानती थी डायना ऐसे मुंह नहीं खोलने वाली थी, इसलिए शालिनी चालाकी के साथ पूछती है, तुम ऐसा क्या कर रही थी कि उस काले साए ने तुम पर हमला कर दिया बहन? क्या तुम नहा रही थी जो उसके अंदर की वासना इतनी बढ़ गई कि वो तुम्हारे सामने आ गया? डायना बिना वक्त लिए जवाब देती है, नहीं बहन, मैं नहा नहीं रही थी, नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, मैं तो ढूंढ रही थी। हड़बड़ाहट में डायना के मुंह से सच निकल गया था, जिसे इस बात का एहसास बाद में हुआ था। शालिनी बौखलाहट के साथ अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा बहन तुमने? तुम कुछ ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी तुम? डायना समझ गई थी कि उसे शालिनी को सच बताना ही पड़ेगा, अब वो बच नहीं सकती थी। डायना को भी शालिनी पर भरोसा होने लग गया था, वो उसे अपनी लगने लग गई थी, इसलिए वो भी शालिनी को सच बताने में आगे पीछे नहीं सोचती है। शालिनी फिर डायना से पूछती है, बताओ डायना बहन, तुम क्या ढूंढ रही थी? डायना शालिनी पर भरोसा करते हुए कहती है, हीरा शालिनी बहन, उस रात में वो हरा हीरा ढूंढ रही थी। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, तुम हरा हीरा क्यों ढूंढ रही थी? डायना बहन, तुम्हें हरे हीरे से क्या लेना देना? डायना संभल कर जवाब देती है, शालिनी बहन, लेना देना तो कुछ नहीं है, बस मैं उस हीरे को एक बार देखना चाहती थी। तो ना है, बड़ा ही लाजवाब है वो हीरा, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस लोक का है ही नहीं। शालिनी डायना को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, मैं सब समझ रही हूँ डायना, अब एक डायन को उस हीरे से लेना देना नहीं होगा तो फिर किसे होगा? मैं शुरू से नोटिस कर रही हूँ तेरी उस हरे हीरे पर कितनी नजर है। शालिनी ये सब सोच ही रही थी कि उसी वक्त डायना बोल पड़ती है, मैं उस हीरे को ढूंढ ही रही थी कि उसे ढूंढते वक्त मेरे हाथ में एक कागज लगा, उस कागज को पढ़ते वक्त ही वो काला साया मेरे सामने आ गया था। शालिनी तुरंत पूछती है, उस कागज में ऐसा क्या लिखा था कि वो काला साया तुम्हारे सामने आ गया, बिना तुम्हारे हुस्न का जादू बिखेरे हुए? डायना कुछ याद करते हुए कहती है, उसमें क्या क्या लिखा था, ये तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ, उसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे वो किसी कहानी के चैप्टर के नाम हो। और तुम्हें पता है बहन वो कहानी किसकी थी? शालिनी लंबी आह भरते हुए कहती है, किसकी थी बहन? डायना शालिनी की आंखों में देखते हुए जवाब देती है, यक्षिणी की। जैसे ही शालिनी ये बात सुनती है वो घबरा जाती है और ये घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उस कागज पर लिखे ज्यादा चैप्टर के नाम तो मुझे याद नहीं है, पर एक चैप्टर का नाम अच्छे से याद है। जैसे ही उसे मैंने पढ़ा था वो कागज अपने आप जलने लग गया था। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछती है, क्या नाम था उस चैप्टर का डायना बहन? डायना पुराने ही अंदाज में शालिनी की आंखों में देखते हुए जवाब देती है, यक्षिणी और लेखक के बीच बिसाहा। डायना की ये बात सुनकर शालिनी के चेहरे पर की घबराहट और बढ़ जाती है। वो घबराते हुए कहती है, क्या उसमें बिसाहा के बारे में भी लिखा था जो यक्षिणी और लेखक बाबू के बीच हुआ था? डायना जवाब देती है, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना, मैंने इतना पढ़ा ही था कि कागज जलने लग गया, मैं आगे नहीं पढ़ पाई। शालिनी घबरा गई थी और घबराहट के कारण उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग गए थे। डायना शालिनी को देखते हुए हंसी के साथ कहती है, तुम इतना क्यों डर रही हो शालिनी बहन? बिसाहा के बारे में सुनकर तुम्हारी घबराहट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिसाहा यक्षिणी और लेखक के बीच में नहीं बल्कि तुम्हारे और लेखक के बीच में हुआ हो। ये कहानी यक्षिणी की नहीं बल्कि तुम्हारी हो। इतना कहकर डायना हंसने लग जाती है। शालिनी अपना डर छुपाते हुए कहती है, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना डायना बहन, खासतौर पर अभिमन्यु को? डायना जवाब देती है, नहीं शालिनी बहन, अब तक तो किसी को नहीं बताई, पर सोच रही हूँ अपने अभि को बता दूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ ना, और जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। शालिनी तुरंत डायना को मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं डायना बहन, तुम ये बात अभिमन्यु को गलती से भी मत बताना। डायना पूछती है,
पर क्यों शालिनी बहन? शालिनी डायना को अपनी बातों में घुमाते हुए कहती है, तुम खुद ही जरा सोच कर देखो डायना बहन, जब अभिमन्यु को पता चलेगा कि वो कागज हीरा ढूंढते हुए तुम्हारे हाथ में लगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? यही कि तुम्हारी नजर हीरे पर थी, तुम उसे चुराना चाहती थी। उसे तो ये भी लग सकता है कि तुम इतने दिनों से उसके साथ प्यार का दिखावा कर रही हो ताकि अभिमन्यु तुम्हें वो हीरा दे दे। डायना झट से कहती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में अपने अभी से बहुत प्यार करती हूँ, ये सब हीरे के लिए नहीं है। शालिनी कहती है, ये तुम जानती हो डायना बहन और मैं, पर अभिमन्यु ये बात कभी नहीं मानेगा। उसे तो यही लगेगा तुम्हारा प्यार मतलबी प्यार है, इसलिए मेरी बात मानो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी तुम? डायना शालिनी की बातों से सहमत होते हुए कहती है, ठीक है शालिनी बहन, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, अब से तुम्हारी बात मानूंगी। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो कोई और ही है। शालिनी खुश होते हुए कहती है, सही कहा, दुश्मन कोई और ही है जिसका अंत जरूरी है बहन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, हमें आज के आज ही वो झरना ढूंढना है। शालिनी और डायना दोनों जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती हैं। इस तरफ जंगल के अंदर युग और अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे। युग के अंदर अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितनी जंगल के अंदर कदम रखने से पहले थी, पर अभिमन्यु पस्त होते जा रहा था। उसके शरीर की थकान उसके पसीने से भीगती हुई शर्ट को देखकर समझी जा सकती थी। सिर्फ चलते रहने से ही वो हांफने लग गया था। कमजोरी उसकी पीली आंखों को देखकर साफ समझ आ रही थी। थकान के कारण अभिमन्यु पीछे छूटते जा रहा था और युग उतने ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसका पूरा ध्यान वो जगह ढूंढने में था। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा था। उसका ध्यान ही नहीं था कि अभिमन्यु कहां पर था। अभिमन्यु थकान के साथ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते ही जा रहा था कि तभी उसके सीने में तकलीफ होने लग जाती है। वही जलन फिर से होने लग जाती है जो हर रात उसको होती है। उसकी हांफती हुई आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। वो दोनों हाथों से अपने सीने को पकड़ लेता है। अभिमन्यु को इतनी तकलीफ होने लग जाती है कि वो उसे सह नहीं पाता और धड़ाम से जहां पर खड़ा हुआ था वहीं पर पीठ के बल गिर जाता है। किसी के नीचे गिरने की आवाज सुनकर युग तुरंत पीछे पलटता है और जब देखता है कि अभिमन्यु गिर गया था तो भागते हुए उसके पास आने लग जाता है। युग अभिमन्यु को उठाते हुए घबराते हुए कहता है, उठ अभिमन्यु उठ, तू ठीक तो है? अभिमन्यु की ऐसी हालत देखकर युग पूरी तरह घबरा गया था। उसके हाथ कपकपाने लग गए थे। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभिमन्यु बस जोर जोर से हाँफते जा रहा था। उसने अभी भी अपने सीने को कसकर पकड़कर रखा हुआ था। अभिमन्यु सांस लेने की कोशिश कर रहा था पर सांस नहीं ले पा रहा था। युग अभिमन्यु के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, आराम से अभिमन्यु, घबरा मत, मैं यही हूं तेरे पास, आराम से। इतना कहकर युग कसकर अभिमन्यु के दोनों हाथों को थाम लेता है। अभिमन्यु लंबी लंबी आहें भरने लग जाता है। अब उसकी सांसें नॉर्मल चलने लग गई थी। अभिमन्यु तुरंत उठते हुए कहता है, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें उस झरने को ढूंढना होगा। इतना कहकर अभिमन्यु उठने की कोशिश करने लग जाता है। उसी वक्त युग उसे अपने हाथ से बैठाते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु, तू यहीं पर बैठ, आराम कर, खबरदार यदि तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अभिमन्यु युग से कहता है, पर युग, उस झरने का मिलना बहुत जरूरी है। तो अभिमन्यु अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं झरने को ढूंढ लूंगा, तुझे मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुझे सख्त आराम की जरूरत है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी बात मानी और तुझे यहाँ पर अपने साथ ले आया। मुझे तुझे घर पर ही रहने देना चाहिए था। जरा अपने आप को देख, तेरी तबीयत कितनी खराब हो रही है। नीचे गिरने के कारण अभिमन्यु के शर्ट के ऊपर की 3 बटनें खुल गई थी, जिस कारण उसके सीने पर का काला घाव दिखने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घाव और ज्यादा बड़ा और ज्यादा चिपचिपा हो गया हो। युग अपने हाथ से उस घाव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरा ये घाव तो और बढ़ गया है, जैसे इस काला झाड़ी जंगल का इस पर असर पड़ रहा हो। इसके अंदर की काली शक्तियां इसे और बढ़ा रही हो। अभिमन्यु कहता है, नहीं मैं ठीक हूं युग। युग अभिमन्यु को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तू कितना ठीक है वो तो मुझे दिख ही रहा है। मैंने बोल दिया अब तू मेरे साथ नहीं चलेगा। तू यहीं पर बैठकर आराम कर, यहां से मैं अकेले ही सफर तय करूंगा। मैं नहीं चाहता तेरी तबीयत और खराब हो। अभिमन्यु कहता है, पर युग तू अकेले कैसे? युग फिर अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु कभी न कभी तो मुझे अकेले आगे बढ़ना सीखना ही पड़ेगा ना। तू कब तक मेरा साथ निभाएगा? अभिमन्यु को युग की बात ठीक लगने लग जाती है। वो खामोशी रहता है। युग एकटक नजर से अभिमन्यु की तरफ देखता है,
फिर अगले ही पल वहां से जाने लग जाता है। अभिमन्यु भी उसे रोकता नहीं है, वो अपने सीने को पकड़कर बैठ जाता है। युग अकेले ही झरना ढूंढने निकल गया था। इस तरफ जंगल के इस हिस्से में चैटर्जी और चार्ली दोनों ही झरने को ढूंढने में लगे हुए थे। चलते चलते चार्ली के पैर दुखने लग गए थे और वो यही सोच रहा था कि कैसे आराम फरमाए, चैटर्जी से कैसे अपना पीछा छुड़वाए। चैटर्जी बड़ी ही फुर्ती के साथ कदम बढ़ाते जा रहा था। उसके अंदर भी उतना ही जुनून था जितना झरने को लेकर युग को था। बस चार्ली का जुनून उसके टूटते हुए बदन के सामने पस्त हो गया था। उसके पैर जवाब देने लग गए थे। वो समझ गया था कि वो अब और नहीं चल सकता था। चार्ली चलते हुए चैटर्जी से कहता है, सर जी, मेरी तो यही बात समझ नहीं आ रही है कि हम उस झरने को ढूंढ क्यों रहे हैं, आखिर वहां पर ऐसा क्या है। चैटर्जी चलते हुए ही जवाब देता है, वहां पर क्या है चार्ली, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वहां पर ऐसा कुछ तो जरूर है जो पूरे गांव को उस काले साए से बचा सकता है। तभी युग उस झरने को ढूंढने के लिए कह रहा है। चार्ली कहता है, सर आप भी कहां उस युग की बातों में आ गए, मुझे तो वो बहुत अजीब लगता है। आप ही बताइए, लोग जगह देखकर पेंटिंग बनाते हैं और वो कह रहा है मैंने पेंटिंग बनाई है, अब वैसी जगह ढूंढो। वैसी जगह होगी तो मिलेगी ना। चैटर्जी चिढ़ते हुए कहता है, चार्ली तुम ना ये बकवास बातें बंद करो। युग जितने विश्वास के साथ कह रहा था उससे साफ झलक रहा था कि वैसी जगह है, तुम भी उसे ढूंढो। वो जगह झरना यहीं कहीं होगा। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, सर ढूंढूंगा तो तब ना जब कुछ दिखाई देगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इतने अंधेरे में। चैटर्जी कहता है, चार्ली तुम्हारे पास ना हर वक्त बहाने रेडी ही रहते हैं। हमें झरना ढूंढना है, कोई सुई नहीं कि खूब सारी रोशनी की जरूरत है। अगर अपने कान खुले रखोगे तो झरने की आवाज सुनकर पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। चैटर्जी अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, ये सर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, अब क्या करूं मैं तो अब आगे नहीं जाने वाला, बहुत हुआ। चार्ली ने इतना कहा ही था कि तभी चैटर्जी चलते चलते रुक जाता है। चैटर्जी को यूं अचानक से रुकता हुआ देखकर चार्ली भी हैरान हो जाता है। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है कि चैटर्जी को क्या हुआ, ये रुक क्यों गया। चैटर्जी रुककर अपने आजू बाजू देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ अलग महसूस हुआ हो और वो उसे ढूंढ रहा हो। चार्ली कहता है, क्या हुआ चैटर्जी सर, आप रुक क्यों गए। चैटर्जी कुछ जवाब नहीं देता है, वो मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। चार्ली फिर बोल पड़ता है, चैटर्जी सर जवाब दीजिए, ऐसे चुप मत रहिए, मुझे डर लग रहा है। चैटर्जी जवाब देता है, चार्ली ऐसा लगा जैसे सामने से कोई गुजरा हो। चार्ली डरते हुए कहता है, सर मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है, आप तो और डराने लग गए। चैटर्जी पलट कर कहता है, डरा नहीं रहा हूँ चार्ली, सच में ऐसा लगा जैसे कोई गुजरा हो, किसी साए की तरह। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।